कृष्ण भगवान दूध पीते थे, माखन चोर। अगर भगवान दूध पीते थे तो हमारे पीने में क्या प्रॉब्लम है? उस समय क्या कमर्शियलाइज्ड डेयरी थी? उस समय क्या गायों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता था? उस समय क्या गाय का बछड़ा पैदा होता था तो मार डाला जाता था? गधी का दूध अगर आकर के चीता पिए तो वो कुछ गड़बड़ी होगी उसके साथ, कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता। अब भैंस का दूध इंसान पिएगा तो इंसान क्या बनेगा फिर? और बिल्ली भी ऐसी हो जाए ना जो बहुत दूध देने लगे तो बिल्ली की भी डेयरी बन जाएगी। मेरे मीट खाने से या डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से किसी और का नुकसान कैसे हो? आप जानते हो अच्छे से। ये सच है कि ये कलयुग में गाय को मारना या गाय को तकलीफ देना अलाउड नहीं है? अभी तो ये चल रहा है कि गाय भी नहीं बचानी है, सिर्फ A2 गाय बचानी है। ये क्या पागलपन है? सब गायों को बचाया जाना चाहिए। और गाय ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा होनी चाहिए। जिसको बचा सकते हो सबको बचाओ। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि उस पर सवाल उठाते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं। उनकी बातें हमें हमारे जीवन जीने के तरीके पर सोचने पे मजबूर करती है। आचार्य प्रशांत जी अपने YouTube वीडियोस के माध्यम से कई ज़रूरी चीज़ों पर बात करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और एनिमल वेलफेयर। इन्होंने IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है और वो एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं। नमस्ते आचार्य जी। That's a lot of introduction. नमस्ते, नमस्ते and welcome. करुणा का कोई स्पिरिचुअल फाउंडेशन है? बिकॉज आपने कई बार कहा है कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वो करुणा और कंपैशन की तरफ इंक्लाइंड है हमारे स्पिरिचुअल हेरिटेज की वजह से। करुणा तो स्पिरिचुअल ही होती है। इंडियन पॉपुलेशन अगर स्पिरिचुअल होगी तो करुण होगी। करुण माने कंपैशनेट, तो होगी। पर जिस तरह की धार्मिकता भारत में है उसका स्पिरिचुअलिटी माने अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारी बस ऊपरी धार्मिकता है, रीति रिवाजों, कर्मकांड, प्रथा परंपरा वाली। उसमें कहीं भी अध्यात्म नहीं है। करुणा का संबंध अध्यात्म से है, ऊपरी धर्म से नहीं है। जो ऊपरी धर्म होता है उसमें तो गला भी काट दिया जाता है। ऊपरी धर्म में तो ये होता है कि धर्म के नाम पे दंगे भी कर सकते हो, धर्म के नाम पर बकरीद में कुर्बानी भी दे सकते हो। ये सब होता है। ये सब चलता है। तो धर्म का जैसा लोक धर्म चलता है, जैसा जो साधारण जनता में प्रचलित धर्म होता है, उस धर्म का करुणा से कोई संबंध नहीं है। बल्कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप ऊपरी तौर पे बहुत धार्मिक आदमी हो और साथ ही साथ बहुत क्रूर हो, बहुत हिंसक हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, होता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक साधारण आदमी कम हिंसक हो और एक तथाकथित धार्मिक आदमी ज्यादा हिंसक हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो सच्चा धर्म होता है, जिसका नाम अध्यात्म होता है, जो धर्म का केंद्र है, जो धर्म की केंद्रीय सच्चाई है, उसे अध्यात्म बोलते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी है, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। करुणा वहां होती है। करुणा लोक धर्म में नहीं है। लोक धर्म माने द कॉमनली प्रैक्टिस्ड रिलीजन। लोक धर्म में करुणा नहीं है, पर अध्यात्म में करुणा निसंदेह है। तो वो भारतीय जो सिर्फ धार्मिक है, और ज्यादातर भारतीय धार्मिक हैं ही, वो भारतीय जो सिर्फ धार्मिक हैं, वही रीत रिवाज और तीज त्योहार वाले धार्मिक, उनमें कोई करुणा नहीं मिलने वाली आपको। उनमें ऊपर ऊपर की दया दिख सकती है, नैतिक दया जो होती है ना, वो आपको मिल जाएगी फिर भी, कि मर्सीफुल, सुपरफिशियली मर्सीफुल, वैसे तो आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो सचमुच कंपैशनेट होंगे वैसे लोग बहुत कम मिलेंगे। देखो, भारत के बारे में हम कहते हैं कि टू रिलीजियस टू बी स्पिरिचुअल। ऊपरी ऊपरी दया दिखाने वाले यहाँ सब मिल जाते हैं, है ना, कि कबूतरों को दाना डाल दिया, गाय को रोटी डाल दी, इतना मिल जाता है। पर वास्तविक करुणा हो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। दया और करुणा में क्या फर्क है? दया में उसकी उतनी ही परवाह की जाती है जितनी परवाह करने में अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। समझ रहे? और करुणा में
जो उसके दुख का केंद्र होता है वो केंद्र ही हटाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए, एक जानवर को जंजीरों से बांध दिया गया है, ठीक है, और वो पानी के लिए तड़प रहा है। पानी दे देना दया है, जंजीर खोल देना करुणा है। एक जानवर को जंजीर से बांध दिया गया है और वो पानी के लिए तड़प रहा है। हमारी दया कहेगी इसको पानी दे दो, करुणा कहेगी जो भी नुकसान होता हो, जो भी नाराज होता हो, कोई बात नहीं, जंजीर काट दो। मैं सेम उसका उदाहरण, लोग जैसे कुत्ते को कभी चोट लगती है तो उनके स्टोरी पे डालते हैं कि पीटा को वो दया बुलाओ, है, कुत्ते वो कुत्ते सब को ये दया हुआ है, है। हाँ। और दूसरे फोटो में कोई मांसाहार खा रहा है या कोई चिकन खा रहा है, तो वो कुत्ते और चिकन के बीच में जो एनिमल एक्टिविज्म वाली कॉम है और जो वीगन समुदाय है, मुझे वहां से भी अब विरोध मिलना काफी शुरू हो गया है। वीगन कम्युनिटी से। क्यों? इसी बात पर ना, वो सोचते हैं कि वीगनिज्म बस इतना ही है कि हम एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते, हम एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते, बस यही वीगनिज्म है। आपका डेफिनेशन क्या है वीगनिज्म का? उसके उसके बियॉन्ड। आप एनिमल्स को सिर्फ ऐसे ही थोड़ी ही हर्ट करते हो कि आपने लेदर पहन लिया या आपने मांस खा लिया या आपने डेयरी खा लिया। हम जैसे जीते हैं ना, हमारा जीना ही ऐसा है कि उसमें एनिमल्स बर्बाद होंगे ही होंगे। उदाहरण के लिए, ओ वी आर फ्रेशली मैरिड, लेट्स गो एंड गेट अ न्यू पैलेस ऑफ आवर ओन। इज दिस अ वीगन डिजायर? द मोमेंट आई पॉइंट दिस आउट, बहुत बुरा लग जाता है लोगों को। ये एक वीगन डिजायर है क्या? तुम अभी ये जो करने जा रहे हो, तुमने सोचा भी है क्या कि इससे कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं? लैंड क्लियरेंस के हिसाब से आप। ऑब्वियसली। ये तो बहुत छोटी किलिंग होती है जहां पे एक को पकड़ के मार दिया, जहां आपने कंडीशंस ऐसी क्रिएट कर दी कि अब एक पूरा हैबिटेट, एक पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद होगा। वहां तो आपने लाखों मार दिए ना। एक को बचाया और अपने आप को वीगन होने का सर्टिफिकेट दे दिया, और ऐसी कंडीशंस को कंट्रीब्यूट कर रहे हो जिसमें लाखों मर जाएंगे, और तब भी बहुत गौरव के साथ बोल रहे हो कि मैं तो वीगन हूं, मेरी इज्जत करो। ये हमें जो बैकलैश आता है कि क्रॉप डेथ्स होते हैं और इतने वीगन्स इतने सारे जानवरों को अनइंटेंशनली मारते हैं, नहीं, उस पे आप क्या? वो तो मारते हैं, लेकिन उससे ये थोड़ी साबित हो जाता है कि जो वीगन नहीं है वो नहीं मारते हैं। वीगन अनइंटेंशनली बिल्कुल एक जानवर को मार देता होगा, एक इंसेक्ट को मार देता होगा, पर जो वीगन नहीं है वो तो फिर 40 को मार रहा है ना। हमको इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं नॉर्मल, उसमें भी वायलेंस है। तो अगर कोई वीगन हो गया है तो भी उसकी डाइट में थोड़ा वायलेंस तो अभी भी मौजूद है, लेकिन जो वीगन नहीं है उसकी डाइट में तो बहुत सारा वायलेंस है। तो वो अनइंटेंशनल और इंटेंशनलिटी में, देखिए, एक चीज ये होती है कि इट गोज विथ माय बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस, उसको तो मैं रोक नहीं सकता ना। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी देर में हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार दिए होंगे। आपने पाँव रखा, आपको नहीं पता, बहुत छोटे छोटे, बरसात का मौसम है, पता नहीं कोई छोटा कीड़ा है वो मर गया। दैट गोज विथ माई फिजिकल एग्जिस्टेंस, आई कैन नॉट स्टॉप दैट। या हम सांस ले रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो हमारी नाक में या पूरे ट्रैक में कहीं पर उनकी डेथ हो रही है, वी कैन नॉट स्टॉप दैट। तो हम फिर उसके जिम्मेदार भी नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव अ चॉइस देयर। वायलेंस वहां है जहां चॉइस है कि नहीं मारो, पर फिर भी मैंने मारा, उसको वायलेंस बोलते हैं। जहां चॉइस ही नहीं है वहां वायलेंस कैसा? मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरे गट में भी तो बैक्टीरिया है, मैंने कुछ पी लिया, उससे वो मर गए, तो वो वायलेंस थोड़ी हो गया। वहां चॉइस ही नहीं है ना मेरे पास। दैट्स एन एग्जिस्टेंशियल हेल्पलेसनेस दैट विल हैपन। तो उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं मान सकता। बट वो जो चोजन वायलेंस है, आपने जो बोला चॉइस है मेरी, हाँ। वो चोजन वायलेंस मेरे स्पिरिचुअलिटी को क्या करती है? जब मैं चॉइस से हाँ। अगर कोई एनिमल प्रोडक्ट हाँ। यूज कर रही हूँ, खा रही हूँ, डेयरी इस्तेमाल कर रही हूँ या मांसाहार, वो मेरे स्पिरिचुअलिटी को क्या करता है? आपने उसको तो मार ही दिया, आपने अपने आप को भी मार दिया। क्योंकि चॉइस का हर पल आपके लिए एक अवसर, अपॉर्चुनिटी होता है थोड़ा अपने आप को बेहतर करने का, थोड़ा अपने भीतरी दुख को कम करने का। आपने अवसर गंवा दिया। मैं तो कहता हूं कि मुर्गा तो जान से गया, पर अब देखो तुम्हारा क्या होगा। यू लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी।
द चॉइस वॉज एन अपॉर्चुनिटी, यू ड्रॉप्ड इट। वो मुर्गा खाने से मेरे स्पिरिचुअलिटी को क्या होता है? मैं कोई हूँ, मैं भीतर से वायलेंट हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं किसी को मार के खाऊं या कि कम वायलेंस में जो फूड मिलता है मैं वो खा लूं। जैसे ही मैंने ये चूज किया कि मैं मार के खाऊंगा, तो मैंने अपने भीतर के रॉन्ग सेंटर को रीइंफोर्स कर दिया। एक बार खा लिया ना, अगली बार खाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, अब फिर वो अगली बार आदत बन जाएगा। तो मैंने अपने साथ ही गुनाह कर लिया, तो मैंने अपनी ही स्पिरिचुअलिटी मार दी। मुर्गा तो मारा ही, खुद को भी मार दिया। बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी वो मुद्दा बच गया था कि वो जो वीगन वाली बात थी। मैं एक उदाहरण देता हूं। हाँ। अभी बंबई में हुआ था, वहां पेड़ काटे जा रहे थे, करीब 3-4 साल पहले की बात है, मेट्रो वगैरह के लिए। आर्य फॉरेस्ट। हाँ, आर्य फॉरेस्ट। तो उसमें काफी एक्टिविज्म चल रहा था, अच्छी बात थी, वो एक्टिविज्म होना चाहिए। तो एक महिला थी, मैं उनको जानता था, हमारे गीता कार्यक्रम वगैरह से संबंधित रही थी, कुछ वॉलंटियरिंग भी करी थी उन्होंने। तो उन्होंने वहां पर जाकर काफी एक्टिविज्म करा, बहुत अच्छी बात थी। और साथ ही साथ उनके उसी फेसबुक पेज पर जहां पे वो अपने एक्टिविज्म की फोटो डाल रही थी, वहां पर फोटो डली हुई है कि दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थर्ड किड। ये जो थर्ड किड है, नाउ इज दिस अ वीगन डिलीवरी? नो, आई डोंट मीन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। आई मीन ये जो अभी तीसरा बच्चा आप ले आए हो दुनिया में, ये अब जानवरों के साथ और पेड़ों के साथ क्या करने वाला है? हाउ कैन यू कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन हैविंग अ थर्ड किड एंड येट प्रोफेस वीगनिज्म? हर बच्चा जो दुनिया में आता है, अब वो माँ के पेट से सड़क तो लेके नहीं आया, स्कूल तो लेके नहीं आया, मकान तो लेके नहीं आया, एनर्जी तो लेके नहीं आया। बच्चा पैदा किया है, उसको वो एनर्जी कहाँ, उसको एनर्जी चाहिए ना 80 साल तक अपने जीने के लिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो फॉसिल फ्यूल बर्न करने से ही तो आएगी। उसको सड़क भी चाहिए, सड़क कहाँ से आएगी? एनिमल्स को ही तो डिस्ट्रॉय करके आएगी ना, एनिमल हैबिटेट को। घर कैसे बनेगा? लैंड कहाँ से आएगा घर के लिए? उसे कार भी चाहिए, उसके लिए स्टील कहाँ से आएगा? ये सब वीगन है क्या मामला? लेकिन हम कह रहे हैं मुझे पेड़ बचाना और बच्चा पैदा करना है। और जब मैं ये सब समझाने लगता हूं कि वीगनिज्म एक कर्म नहीं है, एक एक्शन, एक एक्टिविटी नहीं है, उसको तुम्हारा सेंटर बनना पड़ेगा, तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। लोगों को लगता है डाइट है, मैम ये नहीं लगता है डाइट है या क्लोथिंग है थोड़ा बहुत। तो कई बार बोलते हैं नो, इट्स नॉट जस्ट डाइट, इट्स ऑल्सो अबाउट योर क्लोथिंग। क्लोथिंग में भी जैनिज्म में भी अभी तक नहीं आया। लेदर बेल्ट्स यूज करते हैं, लेदर के शू इस्तेमाल करते हैं, इतने सारे जेंट्स को मैं जानती हूँ। मैं भी वेजिटेरियन थी, बट हर कोई एनिमल एटलीस्ट क्लोथिंग में इस्तेमाल हुआ करता था। तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो डाइट ही है, कुछ लोगों के लिए डाइट से बढ़ के कपड़े हो गया, लेकिन सेंटर नहीं बन पा रहा है। जैसे ही मैं कहूं कि अगर तुम शुद्ध शाकाहार की बात कर रहे हो, अगर करुण शाकाहार की बात कर रहे हो, तो उसको तो एक आध्यात्मिक केंद्र से ही आना होगा, तो डर जाते हैं। बहुत सारे वीगन एक्टिविस्ट्स हैं जो दूर ही भागते हैं मुझसे, कहते हैं नहीं नहीं ये स्पिरिचुअल है, इनसे बात नहीं करेंगे। और मैं उनको कहता हूं कि पागल, बिना आध्यात्मिक हुए तू वीगन हो ही नहीं सकता, बल्कि तू बहुत गलत काम कर रहा है। ये जो तेरा जो एक्टिविज्म है, इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअल देन योर वीगनिज्म इज अ शैम, and in fact in some way you are contributing to the misery of flora and fauna, animals and plants. उनको समझ में ही नहीं आ रही है बात। उनकी दिक्कत नहीं है कि ये नहीं है कि मुझे रेजिस्ट कर रहे हैं, उनकी दिक्कत ये है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होगी, बिकॉज आप अगर टॉप 10 कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंड करने के लिए ध्यान से सुननी पड़ेगी बात। वो इतना डर जाते हैं वो सुन भी नहीं पाते। आप अगर गूगल करोगे 10 चीज़ें, टॉप 10 क्लाइमेट एक्शंस जो सबसे इम्पैक्टफुल है, नंबर 1 इज हैविंग नो चिल्ड्रन और हैविंग लेस चिल्ड्रन। बट ये कोई भी नहीं बोल, कोई बात नहीं कर रहा है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। नंबर 1 सोल्यूशन अभी प्लांट। हाउ कैन यू बी वीगन एंड स्टिल हैव रोमांटिक ड्रीम्स अबाउट अ फुल नेस्ट? कि नहीं बाकी तो मेरा सब कुछ वही रहेगा, हम हनीमून पे एल्प्स की पहाड़ियों में जाएंगे, और क्या करोगे वहां पे? तुम पेड़ लगाओगे, बर्बादी ही तो करोगे, और क्या करोगे? वहां क्या करने जा रहे हो? हाँ?
और जानते नहीं हो क्या कि फ्लाइट पर तुम वहाँ जो जा रहे हो तो उसमें जो पर किलोमीटर कार्बन एमिशन होता है वो कितना होता है। और मैं वीगन हूँ, लेकिन मेरे बाकी सारे कर्म वही हैं जो किसी भी साधारण सामान्य आदमी के होते हैं। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर एक्शन वीगनिज्म, इट्स अ पर्टिकुलर सेंटर। अगर आप सचमुच वीगन हो तो आपका कोई भी एक्शन वैसा नहीं हो सकता जैसा किसी साधारण आदमी का होता है। आपके लिटरेरी टेस्ट्स भी बदल जाएंगे। आपकी सिर्फ कलिनरी चॉइस नहीं बदलेगी, आपकी लिटरेरी चॉइस बदलेगी, आपकी सार्टोरियल चॉइस बदलेगी, आपकी पॉलिटिकल चॉइस बदलेगी, आपकी इकोनॉमिक चॉइस बदलेगी, आपकी मैरिटल चॉइस भी बदल जाएगी, आपका सब कुछ बदलेगा। बट ये सब चेंजेस और सोसाइटी में जीना जैसे आज सोसाइटी है, ये आप कैसे बैलेंस करते तो हैं? जैसी सोसाइटी है वैसे ही चलने देते हैं। फिर मेरी तो एक ज़िंदगी है ना, या तो उसको सोसाइटी की गुलामी में बिता दूं या वो काम करूं जो मैं जानता हूं कि सही है। आपने कहा कि अब 10 साल से आपने ना ही कोई दूध के पदार्थ इस्तेमाल किए या एनिमल प्रोडक्ट्स। हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड ऑन दिस वीगन जर्नी? स्टार्टिंग तो बहुत पहले हो गई थी, पर स्टार्टिंग रुक गई थी। हुआ था फिर रुक गया था। मैं जब कैंपस में था आईआईटी में, तो उसमें मैं पढ़ा करता था। तो एनबीटी का पास में ही था कैंपस के, नेशनल बुक ट्रस्ट का। तो एक किताब उसमें ली थी, उसमें एक कहानी थी बछड़े की आत्मकथा। तो उसमें बछड़ा बताता है कि मेरे जन्म के साथ साथ फिर मेरा क्या हुआ है। तो तब तो वीगन वर्ड ही मैंने नहीं सुना था कभी, और ना वीगनिज्म की कोई बात करता था। दिल्ली में भी कोई नहीं बात करता था। ये सन 96-97 की बात है, सेकेंड ईयर में रात। तो मैंने दूध छोड़ दिया था, और मैं जब तक कैंपस में रहा मैंने दूध नहीं पिया। हाँ। दूध भी छोड़ दिया था, और ये बाकी सब चीज़ें भी, पनीर वगैरह भी, तो वो सब छोड़ा हुआ था। खासकर जो ब्रेकफास्ट में मेस में पूरा दूध का ग्लास मिलता था वो तो पूरा ही ड्रॉप कर दिया था, ये नहीं लूँगा। तो लेकिन फिर जब मैं बाहर निकला और कॉरपोरेट लाइफ में चला गया, जो साधारण ज़िंदगी होती है वही, तो धीरे धीरे करके वो सब वापस आ गया। पनीर पकौड़ा और ये सब चीज़ें ये ज़िंदगी में वापस आ गई। और पनीर पकौड़ा पसंद भी था मुझको, तो वो सब अपना चलता रहा। फिर प्रेसिपिटेट किस चीज़ ने करा था, 2013 की बात होगी, 12, 13, 14 इनमें से किसी साल की बात है। तो मेरे पास एक खरगोश था। एक्चुअली फीमेल खरगोश था, पर मैं उसको था बोलता था ऐसे ही। उसका नाम रखा था नंदू। हाँ, तो उसकी एक टांग में दिक्कत थी। और खरगोशों के लिए टांग बहुत बड़ी चीज़ होती है, भागने वाले जीव होते हैं। और उसकी जो रियर एक लेग थी, पीछे वाली, जिसमें उनके सबसे ज़्यादा जान होती है, मसल, वही ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर ने तो ये भी बोला था कि इसको यूथेनाइज कर दो। तो मैंने कहा था नहीं, यूथेनाइज वगैरह नहीं करूँगा। तो डेली उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती थी, तो वो मैं करता था, अपने पास ही रखता था। तो मैं काम करता रहता था, वो मेरी टेबल पर बैठा रहता था। बाकी खरगोशों से, बहुत सारे हमारे खरगोश थे, लेकिन बाकियों से उसका रिश्ता नाता कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि बाकी अपना दौड़ते भागते रहते थे, वो अपना अलग यहाँ बैठा रहता था मेरी टेबल पे ही एकदम। ये मैं ऐसे लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, यहाँ टेबल पे बैठा है, उसके लिए तौलिया बिछा रहता था, उस पर अपना बैठा है। थोड़ा बहुत वहीं केबिन के अंदर ही वो अपना उछलता कूदता था, बहुत कम। तो मतलब खरगोश नहीं था मेरे लिए, वो इंसान हो गया था। और मैं उसके लिए इंसान नहीं था, खरगोश हो गया था। वो मेरी अपनी इनर जर्नी के उन दिनों की बात है कि मैं जहाँ काम करता था वहीं नीचे में बिस्तर लगा के सो भी जाया करता था। वो उन दिनों मैं रीडिंग बहुत कर रहा था, तो वहीं पे किताबें रखी होती थी, लेटता था, पढ़ता रहता था, पढ़ते पढ़ते सो जाता था। और वहीं मेरे केबिन में नंदू रहता था, वो अपना रात में आता था जब कोई नहीं होता था। तो अब मैं जब सो गया हूँ तो ऐसे सोया हुआ हूँ, यहाँ छाती पे किताब रखी हुई है और किताब पे नंदू बैठा हुआ है। और फिर जब खुर 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 की आवाज़ होती थी तो फिर मेरी नींद खुलती थी। तो ये मेरा और नंदू का डेली रूटीन था। तो हम ऐसे ही रहते थे, और ऐसे करीब चला होगा 1-2 साल चला। फिर मुझे पता नहीं चला, कोई बहुत एक्सपर्ट तो था नहीं खरगोशों का उसमें। तो वो, मैं समोसा खा रहा था, मेरी टेबल पे रखा हुआ था, उसने भी खा लिया। और वो ज़्यादा
कूदता फांदता तो था नहीं। ऐसा नहीं कि खरगोश के लिए समोसा कोई टॉक्सिक होता है, बट उनकी गट में चीज़ें फंसती जल्दी से हैं, और वो ज़्यादा दौड़ता नहीं था, तो इसीलिए इतनी तेज़ी से उसका 2-3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं। मुझे पता ना चले, क्योंकि खरगोश आवाज़ वगैरह तो करते नहीं, बस वो खा नहीं रहा था। मैं कोशिश करूँ कुछ खा ले तो थोड़ा बहुत खा भी ले, बस कोई दर्द का कोई साइन नहीं, कुछ भी नहीं, बस खा नहीं रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने 1-2 चीज़ें दे दी कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। और एक दिन मेरे सामने ही बस एक उसने ज़ोर से आखिरी आवाज़ करी। खरगोश आमतौर पे आवाज़ नहीं करते हैं। उसने आवाज़ करी और मेरी ही गोद में वो चला गया। और उसका मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा और गिल्ट भी लगी। उन्हीं दिनों की बात है, मेरे ग्रीफ का ही एक पीरियड चल रहा था, तभी शिप ऑफ थीसियस आई थी। तो मैं उसको देखने गया। उसमें एक सीन था जिसमें एक सफ़ेद खरगोश पर ये कॉस्मेटिक वाले लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो जो खरगोश था वो बिल्कुल वैसा ही था, नंदू जैसा, एकदम सेम रंग का। लैब टेस्टिंग हो रही थी जो कॉस्मेटिक्स के लिए इन पर होती है। तो उसमें हॉल में बैठा हुआ था, वो सीन था, और किसी ने कुछ बोला नहीं, बट बस वही मोमेंट था। और मैंने कहा ये अब आज से सारे ही खरगोश मेरे लिए नंदू हो गए, और सारे ही जानवर मेरे लिए नंदू हो गए। नंदू सब खरगोश बन गया, और सारे खरगोश सारे जानवर बन गए, सब एक्सट्रापोलेशन, सब एक हो गए। और एनिमल किंगडम नंदू। हाँ, अब कुछ भी ऐसा नहीं जो, बस उसी से मैं छूट गया, एकदम छूट ही गया। कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, एकदम छूटा तो छूटा। उसके बाद से ऐसा भी नहीं हुआ है कि मुझे संयम रखना पड़ा है कि सामने खीर है और मेरा मन कर रहा है खीर खाने का, और किसी तरीके से अनुशासन से, सेल्फ कंट्रोल से खीर नहीं खाई। वो रखी होती है, उसको देखने का ही मन नहीं करता। तो ऐसे हुआ था। शुरू में सिर्फ खाना छूटा था, फिर धीरे धीरे जो चमड़े के जूते और बेल्ट्स और ये सब भी छूट गए। अभी तो कुछ सालों से ऐसा है कि जब वार्म क्लोथिंग भी खरीदनी होती है तो उसमें वूल भी फिर छूट गया। लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ करुणा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, कि आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, इतने से करुणा नहीं हो जाती। शुद्ध शाकाहार या करुण जीवन, कंपैशनेट लिविंग, एक ज़्यादा बड़ी बात है। उसके लिए अपने सेंटर को ही ठीक करना पड़ता है। वहाँ से जब सेंटर ठीक हो जाता है ना, तो बाकी चीज़ें एफर्टलेस हो जाती हैं। जब सेंटर ठीक नहीं होता तो अच्छे काम करने के लिए फिर बड़ी मेहनत लगती है। सेंटर ठीक कर लो तो सारे अच्छे काम अपने आप हो जाते हैं, उसको एफर्टलेसली, निष्प्रयोजन, निष्प्रयास। तो ऐसे ऐसे हुआ था। करुणा और अहिंसा में कोई अंतर? एक ही चीज़ है। करुणा अहिंसा एक ही चीज़ है। एक तरफ से देखोगे तो कहोगे करुणा, एक तरफ से देखोगे तो कहोगे अहिंसा। अगर उसको आपको सकारात्मक तरीके से जब अभिव्यक्त करते हो तो कहते हो करुणा। जब आप किसी चीज के निगेशन की तरह करते हो तो कहते हो हिंसा नहीं। करुणा हाँ, हिंसा नहीं। तो जो हिंसा नहीं है वही अहिंसा बन जाता है। बिल्कुल वही बात है। अज्ञान और हिंसा एक चीज होती है? बिल्कुल एक चीज होती है। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल सही है। जहां अज्ञान है वहां हिंसा होगी ही होगी, भले ही आप अच्छे व्यवहार के लिए कितनी भी कोशिशें कर लो। हम अक्सर अपना व्यवहार सुधारना चाहते हैं, अपना अज्ञान नहीं मिटाना चाहते। अज्ञान माने आत्म अज्ञान, इग्नोरेंस अबाउट वन सेल्फ। हम भीतर, हम खुद ही नहीं जानते हमारी डिजायर्स कहाँ से आ रही हैं, यही सब तो जानना होता है। तो जिसको ये नहीं पता होगा कि इसकी डिजायर्स कहाँ से आ रही हैं, वो अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा। यही हिंसा है। बहुत सारे लोग रिलीजन, इमोशंस और ट्रेडिशंस के नाम पर एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ट्रेडिशन आपने बनाई है, आप बना लो कोई ट्रेडिशन, वो कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी हो गया। हम यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, हम ये बना लें ट्रेडिशन कि हर 5वें दिन हम
किसी को थप्पड़ मारेंगे, और फिर जब थप्पड़ मारें तो कहें कि ये तो हमारी परंपरा है। अरे तुमने ही तो बनाई है परंपरा, तुमने बनाई है, बदल डालो। इंसान की बनाई चीज़ है, इंसान बदल सकता है। इंसान तय करेगा कौन सी परंपरा ठीक है, कौन सी परंपरा ठीक नहीं है। आज की दृष्टि से देखना पड़ेगा ना। कृष्ण भगवान दूध पीते थे, माखन चोर। अगर भगवान दूध पीते थे तो हमारे पीने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बहुत सारी इसमें बातें हैं और बहुत तलों पर इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण भगवत गीता है। श्री कृष्ण, यदि हम उच्चतम प्रकाश की बात कर रहे हैं कि उच्चतम प्रकाश का नाम श्री कृष्ण है, तो वो प्रकाश जिस रूप में हमारे सामने आता है उसका नाम गीता है। श्री कृष्ण अगर निर्गुण है, निराकार है, तो उनका साकार सगुण रूप भगवत गीता है। ठीक है। अब भगवत गीता में तो कहीं दूध है नहीं, न दही है, न मक्खन है, न छाछ है, न गाय है। भगवत गीता में तो ये सब कुछ है नहीं। कहां पर है ये सब कुछ? ये सब आता है आपका भागवत पुराण में, हरिवंश पुराण में, इनमें आता है। भगवत गीता क्राइस्ट से, ईसा से कम 700-800 साल पहले की है। ठीक है। और वो पुराण जिनमें दूध दही का उल्लेख आता है, वो सब क्राइस्ट से 800-1000 साल बाद के हैं। माने गीता में जहां जहां कृष्ण का केंद्र है, जहां कृष्ण का मर्म है, जहां कृष्ण का एसेंस है, गीता में और कृष्ण की कहानियों में 1000-1500 साल का फासला है। तो बताइए हम किस कृष्ण को माने? जो कृष्ण की सच्चाई है उसमें दूध दही कहीं है नहीं भगवत गीता में, और जो कृष्ण की कहानी है वो भगवत गीता से 1500 साल बाद की है, अभी की है, बिल्कुल 8वीं-10वीं शताब्दी की। और कुछ पुराण तो ऐसे हैं जो 14वीं-15वीं शताब्दी तक लिखे गए हैं। तो एक तो ये बात समझनी होगी। कहानी कहानी है भाई, श्री कृष्ण ने स्वयं थोड़ी लिखी है कहानी, किसी ने लिखी है कहानी। अब श्री राम की एक कहानी है रामायण, श्री राम की एक कहानी है रामचरितमानस, और श्री राम की अन्य न जाने कितनी कहानियां हैं। दक्षिण भारत में और रामायणें चलती हैं, इंडोनेशिया में एक रामायण चलती है, कंबोडिया में एक रामायण चलती है, सैकड़ों रामायणें हैं, कम से कम दर्जनों तो हैं ही हैं। ठीक। वो सब रामायणें अलग अलग कहानी बताती हैं। कई बार तो कहानियां बहुत अलग अलग हैं। तो बताओ वो कहानियां क्या श्री राम ने स्वयं लिखी हैं? अगर उन्होंने लिखी होती तो एक कहानी होती। तो ये कहानी फिर किसने लिखी है? ये किसी इंसान ने लिखी है। हाँ, अब वाल्मीकि ऋषि हैं और संत तुलसीदास है, इन्हीं दोनों की कहानियों में इतना अंतर है। तो बताओ हम कहानी को माने क्या और कितना माने? या कि मैं श्री राम को ब्रह्म स्वरूप उच्चतम सत्य के रूप में मानूं? मैं समझता हूं उनको हमें उच्चतम चेतना के रूप में मानना चाहिए, और उसी में उनका सम्मान है और हमारा लाभ है। तो श्री कृष्ण की भी जब बात आती है, तो अगर मुझे प्रेम है कृष्ण से तो मैं गीता के पास जाऊंगा। अब रही बात कहानियों की, कहानियां तो समय सापेक्ष होती हैं, कहानियां थोड़ी अमर होती हैं, और कहानियां उस समय की स्थिति के अनुसार होती हैं। अब अगर कहानी ये कह रही है कि जो ग्वाले थे उनके बीच में श्री कृष्ण की परवरिश हुई और बड़े हुए, तो जाहिर सी बात है कि बचपन से ही बच्चे को दूध दही की आदत तो लगाई जाएगी। इससे ये थोड़ी साबित हो गया कि श्री कृष्ण का मूल संदेश यह है कि दूध पियो। एक बच्चा है ना, अगर वो ऐसे लोगों के बीच में बड़ा हो रहा है जो कारोबार ही करते हैं दूध दही का, तो वो बच्चा भी बचपन में दूध दही तो पिएगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा भगवत गीता बताता है, तो क्या भगवत गीता में भी दूध दही बता रहा है? आप बच्चे की बात क्यों सुन रहे हो? वो बच्चा जब बड़ा हो गया है, वयस्क हो गया है, श्री कृष्ण अब कहला रहा है वो बच्चा, तब उसकी बात सुनो ना। वो बात तो गीता में लिखी हुई है। या छोटे बच्चे ने जो किया बस वही करते रहोगे? छोटा बच्चा तो वही करेगा जो उसका माहौल करा रहा है। अगली बात, उस समय क्या कमर्शियलाइज्ड डेयरी थी? नहीं।
घर पे पालते थे। उस समय क्या गायों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता था? उस समय क्या गाय का बछड़ा पैदा होता था तो मार डाला जाता था? उस समय क्या जब गाय दूध देने लायक नहीं रहती थी तो गाय हो भैंस हो जो भी दूध देने वाला प्राणी है, क्या उसको काट के उसका बीफ एक्सपोर्ट कर दिया जाता था? क्या ये सब तब होता था? और आप देख नहीं रहे हो कि दूध पीने का सीधा अंजाम ये होता है कि जानवर जब दूध देने लायक नहीं रहता तो फिर उसी दूध देने वाले जानवर का ही मांस खाया जाता है। और मांस उसका इसीलिए सस्ता होता है क्योंकि मांस और दूध साथ साथ चलते हैं। अगर दूध पीना बंद कर दिया जाए तो दूध देने वाले प्राणियों की हत्या भी बंद हो जाएगी। दूध पी करके आप दूध वाले जानवर के मांस को सस्ता कर देते हो, उसका कंजम्पशन बढ़ता है। और क्या करेगा ये जो पाल रहा है मिल्च कैटल को, दूध देने वाले जानवर को, वो तो अपने मुनाफे के लिए पाल रहा है ना। वो कहेगा पहले मुनाफा किसमें है? दूध। कि ये लगातार प्रेग्नेंट रहे गाय या भैंस। उसने उसको देखने के लिए तो नहीं रखा है अपनी डेयरी में, तो वो उसको लगातार प्रेग्नेंट रखता है आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर करके। फिर वो कहता है कि अगर बछिया पैदा हुई फीमेल काफ तो ठीक है, लेकिन अगर मेल काफ पैदा होगा तो मार दो, अपने किसी काम का नहीं तो उसको मारेगा ही मारेगा। उसके बाद अगर मेल काफ पैदा हुआ है तो गाय या भैंस दूध नहीं देना चाहती क्योंकि उसका दूध तो उसके अपने बच्चे के लिए था। तो फिर इंजेक्शन लगा के, ऑक्सीटोसिन लगा के उसका दूध निकाला जाएगा। ये सब होगा ना। हल बच्चा। और फिर जब वो दूध देने लायक नहीं रहेगी, जैसे ह्यूमंस में होता है कि एक फीमेल की जो उम्र होती है उसमें आधे समय तक ही वो फर्टाइल रहती है, उसके बाद वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। वही गाय या भैंस के साथ होता है। वो बेचारी अगर उसको मान लीजिए 14 साल जीना है तो 7वें साल के बाद से अब वो दूध नहीं दे सकती। अब 7वें साल से 14वें साल तक उसको कौन जिंदा रखेगा? सब स्वार्थी होते हैं, कोई नहीं जिंदा रखता। तो क्या करा जाएगा? उसको कत्ल कर दिया जाएगा कि कत्ल कर दो तो इसके मांस के भी पैसे मिलेंगे, और जिंदा रखोगे तो इसको खिलाना पड़ेगा, उसमें पैसे लगेंगे उल्टा। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है क्या? ये इंडिया में लीगल है स्लॉटर हाउस गायों का कत्ल करना? देखिए, लीगल नहीं है तो इलीगल तरीके से होता है, और गायों का नहीं होता तो भैंसों का होता है। भारत में 80-90% दूध गाय का नहीं होता है, भैंस का होता है। तो जो कत्ल भी होता है वो भैंस का ही ज्यादा होता है। हम कहते जरूर है गाय माता है, पर हम जिसका दूध पीते हैं तो भैंस है। हर इंसान, हर भारतीय भैंस के दूध पे ही बड़ा हुआ है। तो तथ्य पूछो डिफैक्टो तो भैंस माता है। फिर किसी से भी बात करने जाओ तो बोलते हमारे भगवान पीते थे, भगवान को चढ़ाया जाता है। अरे तो भगवान तो फिर वही कहानियां जो कहती हैं कि बालक कान्हा ने माखन खा लिया, वही कहानियां ये भी तो कहती हैं कि बालक ने एक उंगली पर ऐसे पर्वत उठा लिया। जाओ तुम भी उठा के दिखा दो। तुम एक उंगली पे नहीं उठाओ, तुम दोनों हाथ लगा लो, तुम 5-7 और बुला लो, उठा के दिखा दो। तुम एक बड़ा पत्थर ही उठा के दिखा दो। या श्री कृष्ण की नकल बस दूध दही के मामले में ही करनी है, बाकी मामलों में भी उनकी नकल करो। फिर उन्होंने गीता बोली थी, तुम कम से कम गीता समझ के दिखा दो। वो तो घुस गए थे यमुना में और कालिया दहन कर दिया था। तुम एक स्विमिंग पूल में ही घुस करके सफाई कर दो। या बस इसी मामले में श्री कृष्ण का अनुकरण करना है कि हमें भी दूध चाहिए। अगर दूध इतना केंद्रीय होता श्री कृष्ण के वृत्त में, तो दूध का उल्लेख सबसे पहले कहां होता? भगवत गीता में, जो कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार है। उसमें कहां दूध दही आ गया भाई? और फिर तुम्हें वो सब कुछ करना जो श्री कृष्ण करते थे, तो वस्त्र भी उन्हीं के जैसे धारण करो। अगर तुम्हें उनके व्यवहार का ही अनुकरण करना है तो कपड़े भी उन्हीं के जैसे पहनो, और तुम भी जाओ गोपियों के साथ रास करो। जैसे वो 100 गोपियों के साथ रास कर लेते थे, तुम भी जाओ रास करके दिखा दो। ये बुफे सिस्टम हो गया कि मुझे जो पसंद है, मेरा जहां स्वार्थ है वो मैं उठा लूंगा। गीता में मेरा स्वार्थ नहीं है तो मैं गीता पढ़ता ही नहीं। और श्री कृष्ण की कथाओं में भी बस दूध दही में मेरा स्वार्थ है तो वो उठा लूंगा, बाकी जो बातें वो मैं छूंगा ही नहीं। हम अपने
जो आराध्य होते हैं, महापुरुष होते हैं, हम उनका भी शोषण कर डालते हैं अपने स्वार्थ के चलते। पहले जो ये दूध चढ़ाया जाता था अमृत की तरह, दूध को अमृत बोला करते थे और दूध को चढ़ाया जाता था भगवान के लिए, किस लिए? देखिए, जो लोग जिस चीज को मूल्य देते हैं उसी को अर्पित करते हैं ना। आप जिस चीज को मूल्य दोगे, वही जो आपको बहुत श्रेष्ठ लगेगा, ऊंचा लगेगा, उसको जाकर के अर्पित करोगे कि ये मैं आपके लिए लाया हूं। ठीक है। तो जिन लोगों को ये लगा कि दूध ऊंची चीज है, वो पहले के जमाने में सब नहीं कर रहे होते थे। पहले के जमाने तो बहुत एक वेग टर्म हो गई ना, सब ऐसा नहीं कर रहे थे। अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे तो सिर्फ कुछ समुदाय हैं और कुछ धाराएं हैं जो ये करा करती थी, पशुधन मानते थे। वो चीज आकर के अब मेन स्ट्रीम हो गई है। जब एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है, एक कृषक समाज होता है ना, जब तो वहां एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा? आपको खेती के लिए एनर्जी चाहिए, आपकी अपनी बाहों में तो लिमिटेड एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी इन्वेंट हुई नहीं है, और सोलर एनर्जी, कोई भी और एनर्जी तो है नहीं, और एनर्जी चाहिए खेती के लिए। एनर्जी कहां से आती थी? एनर्जी आती थी पशु की मसल्स से। समझ में आ रही बात? इसलिए गौधन को इतना महत्व दिया गया, क्योंकि उसी से खेती होती थी, उसी से जिंदगी चलती थी। वो बात आज तो है नहीं। आज तो ट्रैक्टर है और आज तो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो आज मैं बेचारे बैल की जान क्यों लूं? और हम ले भी नहीं रहे, बैल को तो छोड़ भी दिया, पर बेचारी जो गाय भैंस है उनको हम नहीं छोड़ रहे। अब जो मूल्य उसकी बात कर रहे हैं, हम वो अर्पित करते थे जो हमारे लिए मूल्य था। तो मूल्य पहले वही बहुत बड़ी मूल्य की चीज थी ना, सबसे बड़ी चीज वही है, गौधन और गौवंश, क्योंकि उसी से हमारा दाना पानी चलता था। अब आज तो नहीं चलता। तो आज उन बेचारों की जान क्यों ले रहे हो? क्यों इतनी क्रूरता कर रहे हो गौवंश पे? आज अगर कुछ अर्पित करना होगा तो गोल्ड। आज आपको अगर अर्पित करना ही है तो अपनी नॉनसेंस अर्पित करिए ना। जो चीजें आप पकड़ के बैठे हुए आपको बहुत कीमती लगती हैं, उनकी कीमत कुछ नहीं है। एक की जगह 5 मोबाइल है, एक मोबाइल जाकर के अर्पित कर दो। माँ का दूध से मुझे आपका एक डायलॉग याद आता है। आपने बोला था FD स्टॉक्स, अपनी बीवी की ज्वेलरी, लाइफ को सब अर्पित करनी चाहिए। बट सही बात है, जो मूल्य, जो चीज़ मूल्य थी और अभी है, लोग अहिंसा दूध के बारे में बात करते हैं। मेरा दूध गौशाला से आता है, बछड़े को दूध दिया जाता है और फिर मैं वो दूध इस्तेमाल करता हूँ। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों करते हो? करते ही क्यों हो? क्या करोगे किसी और स्पीशीज का दूध पी के? मैंने पीना तो है ही, उसके लिए 100 तरह के जुगाड़ करने पड़े तो वो भी करूंगा। गौशाला से आता है, अहिंसा दूध है, बछड़े को पहले दे देता हूं। बछड़े ने बोला कि उसे और नहीं चाहिए, अब बछड़े से साइन लिया है। तुम्हें कैसे पता बछड़े को और नहीं चाहिए? काफी लोग ही मानते हैं कि गाय अभी बहुत ज्यादा दूध देती है, बछड़े को जितना चाहिए उससे भी ज्यादा दूध क्यों देगी? प्रकृति में कौन सा ऐसा पशु है जो ज्यादा दूध देता है? बताओ कौन है? एक भी पशु है प्रकृति में जो अपनी संतान की जरूरत से ज्यादा दूध देता हो? और एक भी पशु है ऐसा जो किसी और प्रजाति का दूध पीता हो? तो हम ही ऐसे हैं जैसे दूसरी प्रजाति का दूध पीना है। क्यों पीना है? फिर सोचो, दूध में क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। दूध बहुत खास चीज है, ठीक है ना? बस वो मैमल्स में, स्तनधारियों में पाया जाता है, और वो एक बहुत खास लिक्विड है जो उसी प्रजाति के बच्चे की परवरिश के लिए प्रकृति माँ में पैदा करती है। तो ऊंट का दूध किसके लिए बना होगा? के बच्चे के लिए। तो ऊंटनी का दूध पिएगा तो वो ऊंट निकलेगा, होगा कि नहीं? ऊंटनी का दूध शेर पिएगा तो उसके लिए अच्छा तो नहीं हो सकता, ठीक है? अब गधी का दूध अगर आकर के चीता पिए तो वो कुछ गड़बड़ी होगी उसके साथ, कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता। अब भैंस का दूध इंसान पिएगा तो इंसान क्या बनेगा फिर? क्योंकि भैंस के दूध में जो तत्व हैं वो इसलिए हैं ताकि वो जो छोटा सा पड़वा है वो एक भैंसा बन जाए। इसीलिए तो है ना, वो एक पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन है ताकि जो भैंस का बच्चा है वो बहुत बड़ा भैंसा बन जाए। अब वो जो दूध भैंसा बनने के लिए है, वो दूध इंसान के बच्चे को पिलाओगे तो भी भैंसा ही बनेगा। और 100 तरह की बीमारियां होती हैं दूध पीने से, जो कि डेयरी इंडस्ट्री कभी बाहर आने नहीं देती बात।
कितनी बीमारियां आपकी एकदम ठीक हो जाती हैं जिस दिन आप दुग्ध पदार्थों का सेवन छोड़ देते हो, क्योंकि हमारा शरीर हमारी माँ के दूध के लिए निर्मित है और जितना हमें दूध चाहिए उतना हमारी माँ ने हमें दे दिया। प्रकृति ने हमारी माँ के शरीर में व्यवस्था कर दी कि बच्चे को भी दूध चाहिए तो उतना उसको मिल जाता है, उसके आगे हमें दूध चाहिए ही नहीं। अगर उसके आगे हमें दूध चाहिए होता तो फिर हमारी माँ ही हमें वो दूध देती। माँ को दूध आना इसीलिए बंद हो गया क्योंकि प्रकृति ने संकेत दे दिया कि अब इस बच्चे को दूध की कोई जरूरत नहीं है। पर बच्चा ऐसा सिकंदर निकला कि जब उसकी माँ का दूध बंद हो गया तो उसने जाकर के भैंसे की माँ का दूध पीना शुरू कर दिया। तो अब भैंसा निकलेगा और क्या होगा? हम कुत्ते का दूध नहीं पीते, बिल्ली का दूध नहीं पीते, गाय का दूध, गाय और भैंस का दूध क्यों पीते? कुत्ते बिल्ली भी उतना सारा दे रहे होते तो उनका भी पी लेते। यहाँ तो समस्या बस क्वांटिटी की और कोई बात नहीं है। बिल्ली बेचारा कितना दूध दे देगी? बिल्ली भी ऐसी हो जाए ना जो बहुत दूध देने लगे तो बिल्ली की भी डेयरी बन जाएगी। प्रोपेगेंडा ही तो करना होता है ना, प्रचार कर दीजिए कि बिल्ली का दूध पीने से आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाएगा। बिल्ली का जो रिएक्शन टाइम होता है जबरदस्त होता है, ऐसे ऐसे उछलती है खटाखट, आप पकड़ नहीं सकते बिल्ली को। तो क्या दीजिए एजिलिटी बढ़ जाएगी। लो बिलाव का दूध पियो और उसकी खूब मार्केटिंग करिए, खूब बिकेगा। समस्या बस ये है कि वो बिल्ली इतनी छोटी होती है कि उसका दूध बहुत कम होगा तो कमर्शियल प्रॉफिट नहीं होगा। कमर्शियल प्रॉफिट हो तो हम बिल्ली को भी नहीं छोड़ेंगे। अपने वर्ड इस्तेमाल किया शुद्ध शाकाहार। शाकाहार का अर्थ क्या होता है और शाकाहार का डेफिनेशन ओवर टाइम कैसे एक्सपैंड हुआ है? बिकॉज पहले शाकाहार में ना ही डेयरी, एग्स और हनी का इस्तेमाल हुआ करता था, बट अभी शाकाहारी मतलब शाकाहारी लोग दूध भी पीते हैं, एग्स भी इस्तेमाल करते हैं और हनी भी कंज्यूम करते हैं। तो शाकाहार का मतलब क्या होता है? देखिए, शाकाहार का मतलब तो होना चाहिए करुण आहार। शाकाहार भी नहीं कहना चाहिए उसको, करुण आहार, ठीक है। लेकिन शाकाहार का जो लोक संस्कृति में अर्थ बन गया है वो ये है कि मांस अगर नहीं खा रहा तो शाकाहारी है। कई लोग तो अंडा भी खाते हैं, अपने आप को शाकाहारी बोलते हैं। वो बड़ा विकृत अर्थ है, एकदम डिस्टॉर्टेड है। बात ये नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूं, बात ये है कि मैं कैसा हूं। मैं अगर भीतर से ठीक हूं तो खुद ब खुद जो सही चीज होगी मैं वही खाऊंगा। और अगर मैं आदमी ही गड़बड़ हूं तो मैं अपने आप को शाकाहारी बोलूं, ये बोलूं, लैक्टो वेजिटेरियन बोलूं, बहुत तरीके के इसके वेरिएंट्स भी चलते हैं। बहुत सारे होते हैं वो अपने आप को कहते हैं नवरात्रा वेजिटेरियंस, वो भी वेजिटेरियन होते हैं 9 दिन के लिए। तो मैं कुछ भी बोलूं अपने आप को, नामों में क्या है, कोई भी नाम उछाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को दिल से ठीक होना पड़ेगा ना। जब मैं केंद्र से ठीक हो जाऊंगा तो फिर मेरा खाना पीना भी ठीक हो जाएगा, मेरा हर दिशा में व्यवहार बदलेगा, मेरे सारे संबंध बेहतर हो जाएंगे। वो फिर होता है। वरना ये भी हो सकता है कि आप शुद्ध शाकाहारी हो फिर भी बहुत हिंसक आदमी हो, एकदम हो सकता है। मतलब क्यों नहीं हो सकता कि मैं बहुत शाकाहारी हूं, एकदम शाकाहारी हूं और अपने बच्चे को रोज पीटता हूं कि तुझे भी शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, या कि शाकाहार के लिए नहीं तो मैं किसी और के लिए, होमवर्क के लिए अपने बच्चे को पीटता हूं। क्यों नहीं हो सकता? अगर शाकाहार का मतलब सिर्फ खाने पीने का मेरा व्यवहार है, कि मेरा भोजन संबंधी क्या व्यवहार है उससे शाकाहार निर्धारित होगा, तो शाकाहार फिर बहुत छोटी चीज हो गई। शाकाहार को भीतरी अहिंसा की अभिव्यक्ति होना चाहिए। मैं अहिंसक हूं, मैं जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसक हूं और वही मेरी अहिंसा मेरे भोजन में भी दिखाई पड़ती है। यह शाकाहार है। मैं और एक आगे की बात बोलूं, एक और यूटोपिया। जब दुनिया सचमुच अहिंसक होने लगेगी ना, तो आज जैसे खेत होते हैं वैसे बाग हुआ करेंगे, ऑर्चर्ड्स। क्योंकि हम जिसको खेती भी बोलते हैं ना, हम शाकाहारी होंगे लेकिन हम दाल चावल और गेहूं धान ये सब तो चलता ही है। आपका ज्वार बाजरा आप अच्छे से जानते हो उसमें भी कितने जानवर मारे जाते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि उसके लिए भी जमीन तो खाली करनी ही पड़ती है। तो हिंसा तो थोड़ी अभी उसमें बची ही हुई है। जिस दिन हमारी चेतना और बेहतर होगी ना, उस दिन खेतों की जगह बाग होंगे, हर तरीके के फल, हर तरीके के। अब वहां एकदम ही किसी को नहीं मारना पड़ेगा, कुछ नहीं, बाग ही बाग, ऑर्चर्ड्स ही ऑर्चर्ड्स, पूरा जंगल है वो। और ये भी नहीं उसमें कि स्पीशीज बहुत सेलेक्ट की गई हैं,
फलों की भी कई तरह की प्रजातियां हैं और जो फल नहीं देते उनकी भी प्रजातियां हैं। लो सब लगो, सबको। रीवाइल्डिंग। रीवाइल्डिंग। और कीट पतंगों का भी पूरा स्वागत है। मेरे आम को आके तोता खा गया, मुझे कोई समस्या नहीं है, बहुत आम लगे हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब दुनिया में इतनी बड़ी एक आबादी ना खड़ी हो मुंह फाड़ के कि हमें भी खिलाओ, तब पूर्ण अहिंसा हो पाएगी। इसका मतलब आप समझ रही हैं? पहली अहिंसा तो है जनसंख्या ही। हिंसा का पहला काम है जनसंख्या बढ़ाना। एक बार तुमने जनसंख्या बढ़ा दी, अब तुम्हें दूसरी प्रजातियों को मारना ही पड़ेगा। पहली हिंसा यही है कि बच्चे पैदा करे ही जा रहे हो। हमारी आबादी ही पहली हिंसा है। शुद्ध शाकाहार का अर्थ वीगनिज्म, अगर मैं वो एक्स्ट्रापोलेट करती हूँ तो लोग कहते हैं कि वीगनिज्म का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई कनेक्शन नहीं है, ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, हमारे कोई रूट्स नहीं है इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन फॉरेन क्या होता है? इंसान हो कि नहीं। आप पैंट पहनते हो, पैंट इंडियन हिस्ट्री में क्या कनेक्शन है? पैंट उतार दो। ये जो आप पैंट पहनते हो, ट्राउजर्स, ये इंडियन हिस्ट्री से आ रहे हैं क्या? ये आपके पुराने शास्त्रीय ग्रंथों से आ रहे हैं क्या? ये कौन सी बात है कि कोई चीज मेरी हिस्ट्री में नहीं है? आपकी हिस्ट्री में एप्पल का आईफोन था क्या? तो क्यों यूज कर रहे हो? आपकी हिस्ट्री में पोटैटो चिप्स था क्या? आपकी हिस्ट्री में पोटैटो चिप्स क्या पोटैटो भी नहीं था? पोटैटो भी बाहर से आया है, तो क्यों यूज कर रहे हो? आपकी हिस्ट्री में तो कुर्ता पैजामा भी नहीं है, पर कुर्ता पैजामा तो आप अपने धार्मिक त्योहारों पे पहनने लग गए। प्राचीन भारत में कुर्ता पैजामा नहीं चलता था, कुर्ता पैजामा विदेशों से आया है। क्यों पहनते हो अपनी दिवाली पे कुर्ता पैजामा? तो ये कौन सी बात है कि हमारी हिस्ट्री में नहीं है तो हम नहीं करेंगे? जो कुछ आज हमारे पास है भी, उसमें से बहुत कुछ है जो बाहर से आया और हम उसको मस्त होकर स्वीकार करते हैं। समोसा कहाँ से आया है? समोसा कोई भारतीय चीज है? समोसा भारतीय नहीं, समोसा ही बाहर से आया है। डेयरी फार्मिंग भी कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश रूल के बाद बढ़ी है, लेकिन वो पहले से थी। आज आप जो कुछ भी, हाँ, तबेले हुआ करते थे पहले। डेयरी फार्मिंग जो स्केल से चालू हुई, देखिए उदाहरण के लिए जैसे जब कंस ने बड़ा एक उत्सव आयोजित किया और बुलाया कि तुम दोनों आओ, कृष्ण और बलराम, हाँ, और यहाँ पे मल्ल युद्ध होगा, और सारी जनता को आमंत्रित करा, बड़ा उत्सव है और इनको बुलाया है। तो मालूम है, हाँ, जो कृष्ण और बलराम के ही गांव के ग्वाले थे, उनको ही कंस ने आदेश दिया कि तुम लोग दूध लेके आओ। तो माने दूध का उत्पादन तो होता था बेचने के लिए, तब भी कंस ने तो अपनी ओर से षड्यंत्र करा था कि कृष्ण आएंगे और चाणूर वगैरह भारी भारी पहलवान है, उनसे इनको मैं मरवा दूंगा। ये अलग बात है कि कंस की चाल कंस पर ही भारी पड़ गई। मैं पौराणिक कथा की बात कर रहा हूं। लेकिन उसी कथा में यह भी है कि कंस ने बहुत सारा दूध भी मंगवाया था। तो मतलब ये होता था कि ग्वाले दूध का उत्पादन करते थे दूसरों के लिए, उनको ले आके दूध दिया करते थे, माने बेचा ही करते थे। तो ये होता था, पहले भी होता था। आई थिंक पनीर, चीज और योगर्ट, ये सब बात की बात है। पनीर बाद में आया है, पनीर भारतीय नहीं है बिल्कुल। एक और चीज चली गई। अभी एक और बात बताऊं आपको। जलेबी, समोसा, इडली, पुलाव, बिरयानी तो फिर भी सब समझते हैं कि बाहरी है, पुलाव भी बाहरी है। तो क्या बचा? ये आप जाके उनसे पूछिए ना, जो कहते हैं कि जो मेरी हिस्ट्री में होगा बस वही खाऊंगा। जो हिस्ट्री में बस वही खाओगे तो कुछ नहीं खाओगे। जो वीगनिज्म की स्पेसिफिकली बात होती है, शाकाहारी और वीगनिज्म, वेजिटेरियन वर्सेस वीगनिज्म, इतना बैकलैश आता है। वेजिटेरियन से आता है एक्चुअली, आप वर्ड वीगन यूज कर लोगे तो। आयुर्वेदा में लिखा था कि घी इस्तेमाल करना चाहिए, आयुर्वेदिक डाइट प्रमोट्स घी। क्या हो गया? तो ये खाना हेल्दी है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि घी नहीं खाना? अरे आयुर्वेद में तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें तो बहुत सारे जानवरों को भी मारकर खाने का उल्लेख है। तो अब क्या करेंगे सात्विक हिंदू दूध घी तो खाते हैं हम लोग, लेकिन कम से कम हम कबूतर और सुअर ये तो नहीं खाते। अब आयुर्वेद में तो बहुत सारे जानवरों को भी खाने का उल्लेख है कि इस बीमारी में ये जानवर खा लो, इस बीमारी में ये जानवर खा लो, ये सब भी है, तो खाओ फिर।
पहले सिर्फ जड़ी बूटियों के लिए। नहीं, उसमें ये सब भी है, ये सब भी है, जड़ी बूटियां भी हैं आयुर्वेद में, और जानवरों के मांस की औषधियां भी हैं। तो सिर्फ घी को पकड़ के हम लोगों ने क्यों, स्वार्थ। जब दिया भगवान को, दिया भी भगवान के लिए दिया। भगवान ने ये थोड़ी बोला है कि घी का ही दिया जलाओ। भगवान के सामने दिया जलाया जाता है अपने प्रकाश का। मैं बेहतर इंसान बन के आया हूं भगवान आपके सामने, मेरे दिल में अंधेरा है और मैं भगवान के सामने दिया जला रहा हूं, तो भगवान कोई खुश हो जाएंगे? फिर घी का दिया क्यों जलाना है मुझे? घी इतना शुद्ध। क्योंकि भीतर अंधेरा ही रखना है, तो बाहर घी का दिया जलाओ, ताकि लगे कि परंपरा का पालन हो रहा है, तो कुछ अच्छी बात हो रही होगी। अच्छी बात यहां होनी होती है, वहां नहीं, बाहर नहीं। धर्म का संबंध आपके हृदय से है। अहिंसा जैनिज्म का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, बट बहुत सारे जैन्स भी लेदर इस्तेमाल करते हैं, डेयरी का इस्तेमाल करते हैं, बट कृष्णा का, आई थिंक यहाँ पे कृष्णा की स्टोरी का रिलेशन नहीं है। तो जैनिज्म और डेयरी और जैनिज्म और लेदर का, ये हुआ कुछ नहीं है। इतने दिनों से दूध का काम चल रहा है। एकदम जमीन की बात बता दूं, दूध का काम इतने दिनों से चल रहा है कि पहली बात तो उससे कमर्शियल इंटरेस्ट जुड़ गए हैं, ठीक है, गहरे। और दूसरी बात, जब आपको एक इंग्रेडिएंट बहुत समय से उपलब्ध होता है ना, तो आप फिर उसके बहुत स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लेते हो, उसकी डिलीशियस रेसिपीज बन जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो चीज़ अवेलेबल है, तो उसमें तरीके तरीके से उसकी रेसिपी बन जाती हैं। तो ये टेस्ट का मामला है। बहुत सारा टेस्ट। लोग मांस भी क्यों खाते हैं? उनको पकड़ लो, तो ईमानदारी के एक क्षण में मान ही लेते हैं कि कुछ और नहीं है, स्वाद का मामला, इसलिए मांस खाते हैं। और वो भी मांस का नहीं स्वाद होता, मसाले का स्वाद होता है। तो पौधों से आता है। अब यही जैसे आपका आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, या सोय मिल्क है, यही जब धीरे धीरे प्रचलन में आएंगे ना, तो इनसे भी मस्त टेस्टी रेसिपीज बन जाएंगी। फिर ये भी प्रचलन में आ जाएंगे। फिर हो सकता है धीरे धीरे इनको लेके भी कहानियां बन जाएं कि देखो, नारियल तो धार्मिक चीज होता ही है, धार्मिक मौकों पर हम नारियल फोड़ते हैं ना, तो इसीलिए नारियल का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर ऐसी कहानियां भी बन जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए पहले उससे कुछ ऐसा व्यंजन तैयार कर दो जिससे लोगों की जबान को स्वाद आ जाए। मामला स्वाद का है और मामला स्वार्थ का है। स्वाद और स्वार्थ, बेचने वाले का स्वार्थ, खाने वाले का स्वाद, और कोई बात नहीं है। स्वार्थ और स्वाद के लिए धर्म का झूठ मूठ नाम लिया जा रहा है। अगर मुझे पता है ये चीज में हिंसा है, क्रूरता है, और मुझे फिर भी वो चीज यूज करना है, कंज्यूम करना है, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस कहाँ से आता है? कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस नया नहीं है। घर में बाई काम कर रही है, आप अच्छे से जानते हो कि वो बीमार है, फिर भी उससे काम कराए जाते हो। आप अच्छे से जानते हो कि उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, आप उसके 1000 रुपए काट लेते हो, तब कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं आता क्या? तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस हमारी जिंदगी है। बॉस एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करता है, सामने जो जा रहा है आपको दिख रहा है कि वो आपको साइड नहीं दे सकता रोड पर, फिर भी आप उसको हॉर्न मारे जा रहे हो, जबकि पीछे से आपको दिख रहा है अभी वो साइड तो दे नहीं सकता। आप जानते हो साइड नहीं दे सकता, फिर भी हॉर्न मार रहे हो। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं है क्या? तो ये जो होता है ना, जानते बूझते बेवकूफ़ी करना, क्योंकि स्वार्थ है, आदत है, परंपरा है, ये हमारी जिंदगी है, ये लगातार चलती है। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, बट एक किस्सा था, युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा था कि मांसाहार का त्याग करने से उसके साथ क्या पुण्य आएगा। ये बात सच है? महाभारत में होगा, हाँ, अभी मुझे विशेषकर याद नहीं आ रहा, पर होगा। ओके। डेयरी की जहाँ बात होती है, डेयरी इंडस्ट्री की जहाँ बात होती है, लोग बोलते हैं कि हमारे लाइवलीहुड का मामला है, डेयरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, फार्मर्स का क्या होगा, इनका क्या होगा, देश के प्रोग्रेस का क्या होगा। हर चीज जिससे इनकम होती है वो जरूरी नहीं है कि वो एक नेट वेलफेयर का काम हो। एक पर्टिकुलर ग्रुप की इनकम हो रही है, उसका एग्रीगेट इफेक्ट जो है नेशन पर, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो। उदाहरण देता हूं, 5 चोर हैं, वो चोरी करते हैं, चोरी करने से उनको तो इनकम होती है ना, लेकिन पूरी कम्युनिटी पर नेट एग्रीगेट इफेक्ट क्या पड़ता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो सिर्फ इसलिए कि किसी ग्रुप की लाइवलीहुड
किसी चीज से बंधी हुई है, इससे वो चीज अच्छी नहीं हो जाती। वरना चोर भी ये तर्क दे सकते हैं कि हमारे रोजगार का मामला है, अगर तुम चोरी रोक रहे हो तो तुम हमारा रोजगार छीन रहे हो। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई तुझे मिलता है, तुम 5 लोगों का फायदा हो रहा है, लेकिन 5,000 लोगों का नुकसान हो रहा है। हो सकता है तुम 5 लोगों ने लूटा सिर्फ 10 लोगों को हो, लेकिन तुमने 5,000 लोगों में दहशत डाल दी। तुमने बहुत तरीके से जो सामाजिक पैटर्न है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। तो 5 लोगों के फायदे के लिए 5,000 लोगों का नुकसान हो रहा है। हो रहा है ना? इसी तरीके से आप लिख देते हो कि यहां स्मोकिंग नॉट अलाउड। जो स्मोकर है वो बोल सकता है ना कि मेरा तो फायदा हो रहा था स्मोकिंग से, पर आप कहते हो तेरा फायदा हो रहा होगा तेरी नजर में, लेकिन 50 लोगों का नुकसान होता है तेरे स्मोक से, इसलिए तू नहीं पिएगा। यही बात सब पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और डेयरी वगैरह पर भी लागू होती है। कुछ लोगों का फायदा है लेकिन पूरे राष्ट्र का नुकसान है उससे। इस पर बहुत कैलकुलेशंस हो चुकी हैं कि ये जो पूरा डेयरी का काम है और मांस का काम है, इसका नेट इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, और इसका नेट इकोनॉमिक इंपैक्ट सीवियरली नेगेटिव है। डेयरी एंड मीट कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, टू द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और बोला यह जाता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, सच ये है कि भारत से अगर आप डेयरी और मीट हटा दें तो भारत की आर्थिक प्रगति तेजी से बढ़ेगी। सीरियसली? यस। और इसमें कोई बहुत बड़ा राज नहीं, कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं है, बेसिक इकोनॉमिक्स है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बिकॉज अभी जो नंबर्स आते हैं वो एक्सपोर्ट नंबर्स आते हैं हमारे, उसमें आपको बताया जाता है कि कितना मिला, उसमें यह नहीं बताया जाता है कितना लगा। और उसमें साथ ही साथ जो एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, जो एक्सट्रेनियस कॉस्ट्स होती हैं, वो कभी नहीं जोड़ी जाती हैं। ये सब धोखा है। अगर आप उस पूरे उद्योग का नेट इकोनॉमिक इंपैक्ट लोगे तो वो हेविली नेगेटिव है। आप एक्सटर्नैलिटीज की बात करें, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं, और जो उस पूरी चीज में नेट इकोनॉमिक्स जा रही हैं, सब्सिडीज जा रही हैं, वो सब मिला जुला के जब देखा जाता है तो पता चलता है सब नेगेटिव है। लेकिन आप बस ये देखते हो कि एक्सपोर्ट हुआ तो एक्सपोर्ट हाउस को फायदा हुआ ना। वही चोरों वाला उदाहरण, 5 लोगों को फायदा हुआ, 5,000 लोगों का नुकसान हुआ। लोग बोलते मेरा पर्सनल चॉइस है दुग्ध पदार्थ इस्तेमाल करना। स्मोकिंग भी पर्सनल चॉइस है, तो मेरे मुंह पे करोगे क्या? कितनी चीजें पर्सनल चॉइस बोल के जस्टिफाई करी जा सकती हैं, लेकिन जब ये देखा जाता है कि तुम्हारी पर्सनल चॉइस से पूरे समाज को नुकसान हो रहा है तो पर्सनल चॉइस को फिर क्वालिफाई कर देते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि तेरी पर्सनल चॉइस के लिए सबका नुकसान थोड़ी करोगे तुम। मेरे मीट खाने से या डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से किसी और का नुकसान कैसे हो? आप जानते हो अच्छे से कि फॉसिल फ्यूल के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज में वो क्या है? एनिमल एग्रीकल्चर। तो अगर कोई मांस खा रहा है तो सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। और वो जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो मुझे हिट कर रही है। तो व्हाट्स देयर ऑन योर प्लेट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, इट इज अफेक्टिंग मी, नॉट फॉर इमोशनल रीजंस बट फॉर वेरी सॉलिड फैक्चुअल रीजंस। सर्वाइवल मैटर। तुम तो मांस खा के मेरा सर्वाइवल ही खत्म कर रहे हो। आप माँ का दूध के डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसमें था। watch it for that reason. ये सच है कि ये कलयुग में गाय को मारना या गाय को तकलीफ देना अलाउड नहीं है? किसी भी युग में गाय को मारना अलाउड कैसे हो सकता है? There was some गवालंबा, खुद गाय का कत्ल होता था पहले, हॉर्सेस का। और किसी भी युग में अगर गाय को मारा गया है तो बहुत गलत है। कलयुग हो, कोई युग हो, युग वगैरह तो आपका मसला है, आप जानो आपको कौन सा युग चलाना है। नेपाल में अभी भी अलग कैलेंडर चलता है। अभी राजेश हमाल जी मिले, बोले हमारे यहाँ अभी भी हम जो तुम चलाते हो अपना ये ग्रेगोरियन, ये नहीं फॉलो करते, हमारे यहाँ 2080 चल रहा है। तो युग तो आपके हाथ की बात है, आप कोई युग मान लो कि ये चल रहा है वो चल रहा है। फरवरी में 28 दिन आपने करे हैं, बाकियों में 30-31 कर दिए, ये तो आपके हाथ की बात है ना। गाय को काय को मार रहे हो? उसमें गाय ने क्या बिगाड़ा है? और बात सिर्फ गाय की भी नहीं है, मुर्गे को क्यों मार दिया? बात सिर्फ मुर्गे की भी नहीं है,
इंसेक्ट्स की पूरी प्रजातियां क्यों वाइप आउट कर दी? किसी को भी मारने का तुम्हारा क्या हक है? अभी तो ये चल रहा है कि गाय भी नहीं बचानी है, सिर्फ A2 गाय बचानी है। ये क्या पागलपन है? सब गायों को बचाया जाना चाहिए, और गाय ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा होनी चाहिए। जिसको बचा सकते हो सबको बचाओ। डॉक्टर नंदिता शाह के साथ एक पॉडकास्ट किया था रिसेंटली, एंड इतना बैकलैश आया था बिकॉज डॉक्टर शाह ने बोला था कि जो लोग ज़्यादा दूध कंज्यूम करते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बोन डिजीजेज होती है, घी हेल्दी नहीं है, दूध में जो ग्रोथ हार्मोन है जो आपने भी बात की, और इतना बैकलैश आया था उसके ऊपर कि ऐसे ही चलता आया है, हमेशा से खाते हैं, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ, इतना दूध चलता है, दही चलता है, प्रोटीन ज़रूरी है, पनीर ज़रूरी है। ये माइंडसेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं? और ये आया कहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जो आदमी ये दूध दही वाली परंपरा छोड़ने को तैयार नहीं है, वो और परंपराएं भी तो नहीं छोड़ रहा है ना। जहां जहां उसका स्वार्थ है, वो स्वार्थ नहीं छोड़ रहा है। तो कहाँ से आया ये? आत्मज्ञान से आया, इस स्वार्थ से आया, बस। इसमें बहुत रहस्य नहीं है। जो चीज़ मेरे स्वार्थ के अनुकूल होती है, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता। और जो चीज़ भले ही शास्त्र विहित हो, स्क्रिप्चरल हो, कुछ भी हो, पर मेरा उससे स्वार्थ नहीं होता, उसको मैं छोड़ देता हूँ। खड़ाऊँ पहन के कौन चल रहा है अभी? जो लकड़ी के स्लीपर्स होते हैं, कौन पहन रहा है अभी? तो ये क्यों पहन रहे हो? ये तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि रबर की चीज़ें पहनो। जो रबर के स्लीपर्स पहन रहे हो, क्यों पहन? तो ऐसा नहीं है कि हम सब परंपराओं का पालन भी करते हैं। ज़्यादातर परंपराएं तो छूटती जाती हैं। सिर्फ 20, 30, 40 साल पहले भी जो बहुत सारी परंपराएं चल रही थीं, आज वो पीछे छूट गई। हम परंपराओं के नाम पे भी बस वही पकड़ते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ होता है। कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स इंडिया जैसी जगह में कैसे होता है जहाँ पे अहिंसा जैसे टीचिंग्स है? आई थिंक वी कवर्ड दैट। हम सब कुछ ही कंज्यूम करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एनिमल को करते हैं। भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? फीमेल फिटिसाइड सबसे ज़्यादा भारत में ही है ना। तो फिर हमें बस इसी बात पे क्यों ताज्जुब होता है कि हमारे यहाँ एनिमल स्लॉटर है? हमें इस पे तो ताज्जुब होना चाहिए ना कि हमारा सेक्स रेशियो इतना डिस्टॉर्टेड क्यों है, चाइल्ड मैरिज क्यों हो रही, बहुत सारी और चीज़ें। इतनी सारी हमारे यहाँ पे ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों चल रहा है आज भी? हम तो स्पिरिचुअल लोग हैं, फिर भी ये सब क्यों है? तो ये सब कुछ एक ही केंद्र से आता है। वो जो केंद्र है वो आत्मज्ञान का है, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। कितनी बार आप लोगों को दिखा भी देते हो, एक्टिविस्ट की वीडियो दिखाते हो, आप स्लॉटर हाउस की वीडियो दिखा देते हो, तो भी यकीन नहीं होता कि हमारे देश में ये नहीं होता, बिकॉज हमारे देश में गौ माता की वर्शिप की जाती है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। होता है, धीरे धीरे होता है। लगे रहिए, मेहनत करिए, लोग समझेंगे। लेकिन जो रास्ता है इसका, वो तो अध्यात्म के ही केंद्र से शुरू होगा। शुरू वहाँ से करिए, उसके आगे जो रास्ता पकड़ना हो, रास्ता जिधर ले जाए, लेकिन शुरुआत तो आत्मज्ञान से ही होगी, उसके बिना नहीं हो सकता। क्या गांधी जी वीगन थे? हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? ये तो नहीं बकरी रखते थे वो, उनकी बकरी उनके साथ चलती थी। हाँ, मैंने सुना था कि गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के बाद डेयरी और एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बंद कर। हाँ, अंतिम समय में, अंतिम समय में। If you could know the absolute truth of one thing, what would you choose? माई सेल्फ। What is the one truth you know about yourself to be? As long as myself remains, no truth about it can be known. What's one truth about the universe you know to be true? What is it that? One truth about the universe you know to be true. As long as I am the perceiver of the universe, all I will see is my own projection. How do I know what my purpose is? By looking at what troubles me, what ails me. To reduce the ailment is my purpose. Is that my calling as well? That is your calling as well. My calling and my purpose Yes, to reduce yes. the suffering. Yes, that's called liberation. Of my own self. Yes, Okay. yes.
Is it better to be a happy fool or a miserable genius? Miserable genius. Why? It's just that you see, if genius refers to wisdom, then in wisdom, even misery becomes enjoyable. Hmm. So if you are a miserable genius, you are actually not miserable at all. Would you rather have the ability to read minds or predict the future? Neither of these. I'm not into these What's a businesses. superpower you would choose for yourself? The superpower is essentially your own truth. Power is the ability to act over something else, right? You must have something else that you can act upon in order to be called powerful. So, superpower is when the need to act upon something else is gone. That superpower is your own inner reality. Is it morally acceptable to save one life to save many? Morals are nonsense. So, acceptable, unacceptable is same thing. Is free will or free choice an illusion? Depends on who you are. If you are free, then there is something called free will. If you are not free, then your free will is an illusion. Biggest source of happiness? When you don't need happiness at all. So contentment. How do you end suffering? By knowing who suffers. If you could add one amendment to the Universal Declaration of Human Rights, what would it be? Your first right is to know who is the owner of the right. You have been given rights to a lot of things without knowing who you are to exercise those rights. We think it's rights that are missing. So let's provide the rights through the Charter of Rights, Declaration and such things. It's not really the rights that are missing. It is the owner of the rights who remains missing. If I am there, then the rest of the rights will be taken care of. And if I am not there and yet I have been given rights, that's like giving the right to read to a sleeping person. I have bestowed the right to read. To whom? To a fellow who is sleeping. This kind of right means nothing. The first right is the right to be awakened. What would you like to say to someone who's opposed to veganism? You are opposed to yourself, son. It's not yet veganism that you are opposing. You are opposing your own welfare. How do we end animal exploitation? By ending your own exploitation, by being more compassionate towards yourself. If I know what's really good for me, I'll be good to animals, to the entire universe. My last question to you is, what does sustainability mean to you? Don't be attached to Prakriti. Prakriti sustains itself and it knows how to. The problem with sustainability is you're clinging to Prakriti. You cling and exploit, and that makes things unsustainable. Otherwise, Prakriti sustains. It's the very essence of time. It has been running since t is equal to 0. So it sustains. You just don't interfere in your foolish way. Thank you so much, Acharya-ji. I've had such a long conversation with you. I've learned so much. You've opened my mind in so many ways. There's so many parts of this where I was speechless. But thank you for your wisdom. Thank you for your teachings. And thank you for the work that you do, not just for humanity, but for all living beings. And Prakriti in general, as you say it. So I hope the world becomes a more compassionate place because of the wisdom that you impart. Thank you so much for having this conversation. I'm glad. Thank you. Thank you.